हाय, दिस इज अभिजीत। दिस इज जसप्रीत। आज हम वेलकम बैक टू आवर प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड की, जो भारत का नंबर 1 म्यूचुअल फंड है इन द मिड कैप कैटेगरी। ओके, तो अभिजीत, ये सबसे पहली चीज ये बताइए कि मिड कैप म्यूचुअल फंड होते कौन से हैं? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जसप्रीत। अब मैंने वैसे तो अपनी एक यूट्यूब वीडियो इस पे बना रखा है, जो हमारा नाम है उस वीडियो का म्यूचुअल फंड चेकलिस्ट, जो हमारी म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट पे है। बट क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा। देयर आर थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप की। तो मिड कैप को मैं आज बता देता हूँ इस वीडियो में। मिड कैप होते हैं वो कंपनीज जो इंडिया की टॉप 100 to 250 कंपनीज में आते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझना है तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर्स की वैल्यूएशन तो अगर हम जोड़ कर ले तो वो होगी उस कंपनी की मार्केट कैप। इंडिया की अभी सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज है रिलायंस, तो वो मार्केट कैप में सबसे आगे है। उसके बाद टीसीएस है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करे जो मिड कैप कैटेगरी में आती है, यानी 100 से 250 के बीच में। और सेबी ने इनको मैंडेट कर रखा है कि एटलीस्ट 65% ऑफ द मनी जो इनके पास आता है, जो इनके कॉर्पस में आता है, एटलीस्ट 65% ऑफ द मनी दे हैव टू इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज इन ऑर्डर टू बी अ मिड कैप म्यूचुअल फंड। अच्छा, तो अभिजीत, आप मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता पाएंगे? जैसे आपने लार्ज कैप में बताया कि रिलायंस के बारे में आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, हमारी जनता भी जानती होगी रिलायंस के बारे में। तो मिड कैप में ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनी जिसके बारे में, प्रोमिनेंट कंपनी जिसके बारे में जनता जानती होगी और वो मिड कैप सेक्शन में आती है? जी जसप्रीत, अभी हम जब टॉप 10 होल्डिंग डिस्कस करेंगे तो मैं 10 कंपनियां बताता हूँ जिसमें इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, क्वांट ने, और जो मिड कैप सेक्शन में आती है। चलिए ठीक। तो सबसे पहले ये है, मैंने जो आपको इसका नाम बताया, इसका नाम है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसका अगर 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो वो है 21.53। इधर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटर्न गिवन बाय द डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। अच्छा अभिजीत, ये डायरेक्ट में और रेगुलर में क्या फर्क है, थोड़ा बताएंगे आप हमारे को? लगता है जसप्रीत आप हमारे पक्के फॉलो नहीं है, आपने हमारा म्यूचुअल फंड चेकलिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक। अच्छा, उसमें हमने बताया है, बट फिर अभी आपने पूछा है तो मेरी ड्यूटी बनती है तो मैं बताऊंगा। तो डायरेक्ट और रेगुलर में क्या फर्क होता है? हर म्यूचुअल फंड स्कीम जो निकलती है, लॉन्च होती है, तो उसकी 2 स्कीम होती है, एक डायरेक्ट, एक रेगुलर। डायरेक्ट में जो आपका पैसा है विच यू आर पुटिंग इन फॉर्म ऑफ सिप और मे बी लम्प सम, आप जो अपना पैसा डाल रहे हो डायरेक्टली जाता है टू द म्यूचुअल फंड कंपनी, इस केस में क्वांट। और अगर आपका मान लीजिए आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एक्सिस के पास जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बीच में कोई बिचौलिया दलाल ब्रोकर नहीं होता। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में तो बीच में एक ब्रोकर होता है। वो हो सकता है कोई कंपनी हो, कोई ऐप हो, कुछ भी हो, या हो सकता है आपका इंडिविजुअल ब्रोकर जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग, आपका एक कोई ना कोई ब्रोकर होता है, तो उनके पास थोड़ा कट जाता है, ठीक है। तो वो होती है रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम। अब इनका अंतर बस यही तक सीमित नहीं है कि एक बार कट जाएगा। मैं इस पॉइंट को थोड़ा, सवाल आपका बहुत अच्छा है जसप्रीत, तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा इलेबरेट करूंगा। म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और बाकी कॉस्ट को आपके प्रॉफिट में से काटती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आपका हर साल डिडक्ट होता है। तो क्या होता है कि अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ली है तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादातर 1% के अराउंड होता है, ठीक है। हाँ, तो जो रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है 1% के अराउंड होता है, मतलब कुछ का 2% भी होता है, कुछ का कम भी होता है। बट जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है उनका एक्सपेंस रेशियो जनरली 0.0, उनका जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है उनका जनरली एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है। हो सकता है 0.1 हो सकता है 0.2 हो सकता है 0.5 हो। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए आज के टाइम पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे ऐप्स है जो आपको अलाउ करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को अवेल करना, जैसे ग्रो हो गया एक, और भी कई है, जीरोधा का कॉइन आता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपको और भी जानना है उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का यहाँ पे आंसर दूंगा। तो अभी मैं बता रहा था कि इसका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का 5 साल का रिटर्न है 21.53%। तो जब मैं बोल रहा हूँ 21.53 इज CAGR इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका ये मतलब हुआ कि इन्होंने हर साल ऑन एन एवरेज 21.53% रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने कोई 5 साल पहले FD खोली होती
तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 21.53% होता, तो इसके जितना वो रिटर्न दे पाता। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ही जोरदार रिटर्न दिया है मिड कैप फंड ने। तो अभिजीत, बीच में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, पर आपने अभी बताया कि मिड कैप के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी जैसे मार्केट में टर्मोइल चल रहा है, तो आपके हिसाब से अभी इस समय लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा इन्वेस्ट करने में अभी? जसप्रीत, आपका सवाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी मार्केट में टर्मोइल चल रहा है क्योंकि पुतिन ने अटैक किया है रशिया को, उधर यूएस में फेड टेपरिंग चल रही है और आरबीआई भी शायद मनी सप्लाई को कम करने वाला है। ये तो हो गए नेगेटिव एस्पेक्ट्स। और देश में अभी इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। हमारा $400 बिलियन हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट हुआ है, आईटी एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई, आईटी रिक्रूटमेंट, लॉट ऑफ सेक्टर्स में रिक्रूटमेंट ऑल टाइम हाई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जीएसटी कलेक्शन हर महीने कोई ना कोई नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है। और इस पर अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी सबसे ऊपर गया है। और अभी चाइना में भयंकर लॉकडाउन चल रहा है जबकि भारत पूरा खुल चुका है। तो नेगेटिव फैक्टर्स भी है और पॉजिटिव फैक्टर्स भी है। अभी क्या है कि ऑयल सप्लाई हमारी हो सकती है कि बहुत हाई हो जाए, मतलब सॉरी, ऑयल प्राइस हो सकता है हमारा बहुत हाई हो जाए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्मॉल कैप में मैं तो कहूँगा कि इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि स्मॉल कैप और दोस्त कंपनीज जो टॉप 250 कंपनीज में नहीं आती है। ठीक है, लार्ज कैप और मिड कैप, लार्ज कैप में टॉप 100 आती है और मिड कैप में 100 to 250 आती है। तो अब मेरे हिसाब से मिड कैप और लार्ज कैप में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस साल आई डोंट सी एनी डेंजर इन इन्वेस्टिंग इन देम। बट हैविंग सेड दैट, ये भी आपको देखना चाहिए कि स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं वो हाईएस्ट रिटर्न देते हैं जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है। तो अगर मान लीजिए कि अभी ये जो भी पुतिन वगैरह का क्राइसिस वगैरह सॉल्व हो जाए, तो आप मेरे को मानने मत आइएगा कि मतलब कि स्मॉल कैप ने बहुत ही जोरदार रिटर्न दे दिया, क्योंकि इस समय जो आदमी स्मॉल कैप खरीदा है और अगर इस साल मार्केट अच्छा जाएगा तो स्मॉल कैप वाले को ही सबसे जोरदार रिटर्न होगा, क्योंकि अभी तो सारे प्राइसेस गिरे हुए हैं। अब क्या होता है, लार्ज कैप और मिड कैप में वैसे ही बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनके प्राइसेस गिरते भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो अभी जो उनका उतना हाई प्रॉफिट जाने की संभावना नहीं है जितना स्मॉल कैप दे पाता है। स्मॉल कैप में बहुत अच्छे आपको मार्जिन मिल सकता है, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है उसमें। बट रिस्क ज़्यादा रहता है तो सबकी अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट रहती है। वही वाली बात है कि रिलायंस का शेयर कभी भी ट्वाइस नहीं हो सकता, मतलब कि कभी जब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं ट्वाइस होने के, लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो उसके शेयर प्राइस ट्वाइस हो सकते हैं। तो रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन वो ट्वाइस के ना होने की वजह आधे भी हो सकते हैं। ये रिस्क तो होता ही है। तो आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो अब आ जाते हैं वापस हमारे क्वांट म्यूचुअल फंड पे। तो अभिजीत, फिर से आपको एक बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली हम लोगों ने पहले भी क्वांट पे वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने ELSS के बारे में बात किया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहे थे। आज हम लोग मिड कैप के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्वांट अच्छा कर रहा है। अब मुझे ये जानने में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि आप मुझे क्वांट के बारे में थोड़ा बताइए। श्योर। तो ये क्वांट जो कंपनी है, ये अभी इसके फाउंडर है मिस्टर टंडन, जो इसके CEO भी है। बट पहले ही इन्होंने, ये ब्रोकर होते थे, ठीक है, इनकी ब्रोकरेज फर्म थी। इन्होंने जो म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदी है, ये खरीदी है एस्कॉट की। पहले एस्कॉट्स म्यूचुअल फंड करके ये नाम से जाना जाता था। उस समय आप सबको पता है अमिताभ बच्चन जी है, जो उनकी बड़ी बेटी है श्वेता, तो उनकी शादी हुई है नंदा फैमिली में, तो वो नंदा ग्रुप का था एस्कॉट्स, और एस्कॉट्स का था ये क्वांट, सॉरी एस्कॉट्स का था ये म्यूचुअल फंड कंपनी जो आप क्वांट ने खरीद ली। क्वांट एट दैट टाइम वाज ऑपरेटिंग एज अ सेपरेट ब्रोकरेज फर्म। अब इन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद ली है, ठीक है। ओके। तो इनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, इनके पोर्टफोलियो में बहुत चर्निंग होती है। चर्निंग का ये मतलब होता है कि बेचना खरीदना बहुत ज़्यादा होता है, अपॉर्चुनिटी देख के, टाइम देख के, प्रोबेबिलिटी देख के। और ये सब अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से नहीं करते कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि अभिजीत को जो सही लग रहा है या जसप्रीत को जो सही लग रहा है। इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला, AI वगैरह यूज़ करके ये डिटरमाइन करते हैं कि किस स्टॉक को खरीदना चाहिए, किसको बेचना चाहिए। और इसलिए इन्होंने अपना नाम भी रखा है क्वांट, बिकॉज इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ये म्यूचुअल फंड चलाते हैं। इनके कुछ 7 म्यूचुअल फंड्स है क्वांट के जो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। जैसे ELSS में आप हमारा वीडियो देखेगा तो ELSS में भी देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड क्वांट का है। उसी तरीके से मिड कैप पे भी इन्हीं का म्यूचुअल फंड देश का नंबर 1
म्यूचुअल फंड है इन टर्म्स ऑफ 5, मैं इधर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं 5 ईयर रिटर्न की बात करूँ, 1 ईयर रिटर्न की नहीं। तो अभिजीत मतलब मोस्टली लोग इम्पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, तो पर ये आप हमेशा 5 इयर्स की बात करते हो, तो उसके पीछे कोई रीजन है? उसके पीछे जसप्रीत रीजन है कंसिस्टेंसी। तो एक साल में तो कभी कभी किसी का तुक्का बैठ सकता है, किसी ने कोई नई स्ट्रेटजी बनाई हो सकता है वो एक साल चल जाए, बट अगर आप 5 ईयर रिटर्न देखो तो आप एक फेयर असेसमेंट कर पाते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जो भी इनका थॉट प्रोसेस है, वो सही बैठ रहा है लगातार या नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा 5 ईयर रिटर्न देख के कम से कम आप बेटर रहेगा कि आप 10 ईयर रिटर्न भी देखें। और 10 ईयर रिटर्न में ये हो जाता है कि कई फंड्स है जो मतलब अभी रिसेंटली चालू हुए, जब भी पिछले 5-6 साल में देश में बहुत नए नए फंड्स आए हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उन सब में आप थोड़ा मिस आउट कर जाएंगे अगर आप 10 ईयर देखेंगे, क्योंकि उस समय वो फंड एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इसलिए मैं तो बीच में कहीं राह देख के 5 ईयर पे सेटल होता हूँ। हाँ, जो लॉन्ग रन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे सचिन तेंदुलकर है, लॉन्ग रन में परफॉर्म किया तो वही बहुत अच्छा प्लेयर है, बाकी तो क्वांट के थोड़े और चीजें मैं बता देता हूँ। अगर इसकी 3 ईयर परफॉर्मेंस भी देखे तो इनकी रैंक 2 है, अगर 1 ईयर परफॉर्मेंस देखे तो इनकी रैंक 1 है। मैं जब बात करूँ रैंक की, तो मतलब इनकी कैटेगरी में अगर 3 साल का रिटर्न देखे तो इन्होंने नंबर 2 पे है, 1 साल का रिटर्न देखे तो नंबर 1 पे, 5 साल का रिटर्न भी देखे तो नंबर 1 पे ही है। इनका 1 साल का रिटर्न है कुछ 41.9% पिछले 1 साल का, पिछले 3 साल का CAGR है 30 पॉइंट, ठीक है। अब मैं इनकी एक बात और बताना चाहूंगा, इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी है। इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स है जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। लेंडे इंडिया, इनमें 8.9% ऑफ द मनी विच दे रिसीव गोज टू लेंडे इंडिया। नेशनल एल्यूमिनियम 8.17, इंडियन होटल कंपनी 7.72, GMR इंफ्रा 6.69, टाटा कम्युनिकेशन 6.09, ITC 5.57, अडानी पोर्ट्स 5.23, गोदरेज इंडस्ट्री 5.11, सन टीवी नेटवर्क 4.29। अच्छा अभिजीत, होल्डिंग्स को लेके क्या मतलब क्यों बताया आपने? तो जसप्रीत मतलब बेटर तो जसप्रीत बेस्ट तो यही रहेगा कि सब फाइनेंशियली लिटरेट हो, सब माई रुपया को फॉलो करे, वेबसाइट पे भी, लिंक्डइन पे भी, हमारे इंस्टाग्राम पे भी। तो मैंने ये सारी कंपनियों के बारे में इसलिए बताया कि टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में इसलिए बताया ताकि कोई असेस कर पाए कि ये म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट कर रहा है ये क्या सही कंपनियों में कर रहा है। तो अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट है, अगर आप माई रुपया रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आप इन कंपनियों का नाम सुन के आप असेस कर पाएंगे कि वेदर आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्वांट में, वहाँ पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे हम डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो अभिजीत, इसके टैक्सेशन को लेके थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर पाएंगे, थोड़ा सा बता पाएंगे हमारी जनता को? बिल्कुल बिल्कुल जसप्रीत, तो ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो जसप्रीत ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट है 10%, जो आपके कैपिटल गेन्स पे लगता है, ना कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे, बट जो आपके गेन्स हुए उन्हीं पे। तो अगर आप 1 साल की अवधि से ज्यादा इसको अपने पास रखते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10%। अगर आप 1 साल से पहले ही बेच देते हैं तो आपके जो गेन्स हुए उनका 15% आपको देना पड़ेगा सरकार को, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इधर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो 1 लाख रुपए की छूट है। तो वो एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने रिलायंस के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, या किसी क्वांट म्यूचुअल फंड की 1 लाख रुपए की यूनिट्स खरीदी, और वो 1 साल 1 महीने में मान लीजिए वो हो गई 2 लाख रुपए की। तो अगर वो 2 लाख रुपए की हो गई है, ठीक है, तो आपका कैपिटल गेन्स हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। और आप उसी समय उसको बेच दे, जैसे ही उसने 1 साल 1 महीने में 2 लाख का जैसे छुआ, तो उस टाइम पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स टैक्स पे 1 लाख रुपए तक की छूट दे रखी है। ठीक है, तो इस वजह से आपको कोई भी टैक्स देना। तो अभिजीत, आपने इसके फीचर्स और रिटर्न्स के बारे में तो पूरा बता दिया, लेकिन जो माई रुपया जिस चीज के लिए जाना जाता है एक कॉन्स के बारे में बताने के लिए, तो आप वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर पाएंगे उसके बारे में? श्योर जसप्रीत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम शुगर कोटेड में तो बिलीव करते नहीं, हम वी बिलीव इन ऑनेस्ट रिव्यूज। तो जसप्रीत, अब इसमें क्या है कि अगर इसकी कोई बुरी बात है तो ये इसके स्पेसिफिक नहीं है। क्वांट इज अ गुड म्यूचुअल फंड, उनकी स्ट्रेटजी वगैरह अभी तक तो नंबर्स खुद बोलते हैं कि दे आर डूइंग गुड। अब ये है कि ये मिड कैप है, ठीक है। तो मैं एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करना चाहता हूँ दर्शकों के साथ भी, आप भी बताइएगा। अभी हो सकता है कि मतलब ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस बहुत सीवियर हो जाए, तो उस केस में आपका जो पैसा मिड कैप कंपनीज में है, जो 100 to 250 वाली कंपनीज में है, वो उतना सुरक्षित नहीं होगा। हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो इस साल कोई रिटर्न ही ना दे। लार्ज कैप कंपनीज में आपका ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम की कोई बुराई नहीं है, ये इस कैटेगरी की प्रॉब्लम है कि मिड कैप में अगर मतलब अब ये वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ सिनारियो है। अब रोज तो वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना होती है नहीं। आज मतलब जब से मैं मतलब पैदा हुआ, मैंने पहली बार ही देखा है कि इतने ज़्यादा वॉर की सिचुएशन होए कि लोग बोल रहे हैं कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। तो अगर ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है ये एस्केलेट होता है, ठीक है, तो मिड कैप थोड़ा हो सकता है झटका खाए, अदरवाइज इसका कोई वो नहीं। तो फिर पूरा मार्केट ही शायद मेरे ख्याल से अभिजीत झटका खाएगा। तो फिर भी मेरे हिसाब से तो सेफ ही है ये स्कीम। तो क्वांट कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा कर रहा है।
अभिजीत इसका एक्सपेंस रेशियो तो बताओ यार। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.57%, जो ठीक है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है अभिजीत। तो अभिजीत आपने इसके फीचर्स के बारे में बताया, रिटर्न के बारे में, एक एक्सपेंस रेशियो के बारे में और कॉन्स के बारे में बताया। तो अभिजीत आपका लास्ट कुछ इसको आप समअप करना चाहेंगे इसके बारे में? अगर इसको मैं 2 शब्दों में समराइज करूँ तो थम्स अप। आज फिर से हम लोगों ने एक डिस्कशन किया और एक प्रोडक्ट रिव्यू किया। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप, तो ईच शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब मैटर्स। तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारे कमेंट कीजिए, चाहे तो आप हमें गालियाँ लिख दीजिए बट प्लीज़ हमारा एंगेजमेंट बढ़ाते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, एजीएस आउट, बाय बाय।